जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं एमपी पटवारी के लिए। क्लास थर्ड है ये हमारी। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले कार्य को डिस्कस करेंगे। राइट, कार्य एक्चुअल में होता क्या है, जरा देखिए। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगाने के फलस्वरूप उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है। तो वस्तु पर लगाए गए बल तथा उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं और इसे W से जो है वो हम प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। देखिए, क्या होता है कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, और इस पर एक बल लगाया जा रहा है। ठीक है, ये बल लगाया जा रहा है। ये बल क्या करेगा, इसका जो धक्का लगाया जा रहा है वो क्या करेगा, इसकी जो इस वस्तु की जो पोजीशन है, क्या करेगा, इसकी जो पोजीशन है इसको क्या करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करेगा, मतलब इसमें क्या लाने की कोशिश करेगा, ये जो बल है वो इसमें क्या लाने की कोशिश करेगा, डिस्प्लेसमेंट लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्या लाने की कोशिश करेगा साथियों, वो लाने की कोशिश करेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस साइड से एक फोर्स लगाया गया। ठीक है, फोर्स लगाया गया तो ये फोर्स जो है वो क्या करेगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो बल लगाने के फलस्वरूप जो डिस्प्लेसमेंट आया है वही आपका क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। इट मीन्स यहाँ पर देखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका कार्य है वो क्या है, वो बल और क्या, विस्थापन दोनों का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, कार्य क्या है, कार्य जो है वो बल और विस्थापन इन दोनों का क्या है, इन दोनों का गुणनफल है। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, अब देखिए, इसको हमने बोला कि कार्य को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल W से, और बल इट मीन्स F, और विस्थापन, विस्थापन मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं S से रिप्रेजेंट कर देते हैं, D से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, F × S। लेकिन विस्थापन जो है वो किस एक फिक्स जो कोण जो आपका बल लगाया जाएगा, वो बल तीन केसेस में लगाया जाएगा। एक बल जो है वो कितना, एक बल तो आपका ये आपका बल एक तो इस टाइप से बल लगेगा आपका 90 डिग्री का बल। इस बल आप आगे की तरफ लगाएंगे, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला जाए, या बल ऊपर की तरफ लगाएं, डिस्प्लेसमेंट इस रास्ते में हो। ठीक है, तो मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा। या फिर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और जो बल है, डिस्प्लेसमेंट और बल इन दोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री, ये आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री बन सकता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बन सकता है। राइट, क्या बन सकता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बन सकता है। राइट, ग्रेटर देन 90 डिग्री बन सकता है। या फिर आपके बल और विस्थापन, क्या बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका, ये तो आपका ग्रेटर देन 90 बना। ठीक है, ग्रेटर देन 90 बना, और हो सकता है आपका लेस देन 90 बने। ठीक है, ये तीन ही केस हो सकते हैं। मतलब आपका जो वर्क है वो वर्क आपका बल और विस्थापन के साथ साथ आपके किस पर, बल और विस्थापन के कोण पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स W = होता है आपका F × S × cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्लियर है, आगे समझ में क्या देखा आपने कि जो आपका जो कार्य है वो कार्य क्या है, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो बल और विस्थापन है इनके बीच में एक कोण भी होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W = F × S × cos थीटा। ठीक है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट और बल है उन दोनों के बीच में तो एक एंगल बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, आइए आगे देखिए। अब हम देखते हैं कि इसका जो मात्रक की अगर हम बात करें, कार्य का मात्रक, तो देखिए कार्य का जो मात्रक होता है साथियों वो होता है आपका जूल। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। आप फर्स्ट वीडियो देखिए, वहाँ पर बताया हुआ है कि कार्य का मात्रक जो है वो जूल होता है। और ये किस में होता है, ये होता है आपका SI पद्धति के अंदर। ठीक है, किसके अंदर होता है, SI
पद्धति के अंदर। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए जरा। देखिए कार्य के प्रकारों की बात करें तो कार्य आपका धनात्मक हो सकता है, कार्य आपका ऋणात्मक हो सकता है और कार्य आपका जो है वो शून्य हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर आपके बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो उस टाइम पे जो कार्य होगा वो कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट रहेगा यदि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो फिर जो कार्य होगा वो कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। राइट, और यदि बल तो लगाया जाए लेकिन कोई विस्थापन ना हो, ठीक है, कोई विस्थापन ना हो तो उस केस में जो कार्य होगा वो कौन सा कार्य होगा, शून्य होगा। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आया। राइट, अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स की क्या है, देखो पहला एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हमने लिखे हैं क्या, देख लो जरा। नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, जब घोड़ा जो है घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना, ठीक है, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना कैसा वर्क हो गया, ये जो वर्क है वो धनात्मक हो गया। ठीक है, सेकंड की बात करें अपोजिट की, देखिए जरा, जैसे कि खुरदुरी वस्तु सतह पर वस्तु का फिसलना, ठीक है, या फिर ऐसा मान लीजिए, हाँ ठीक है, खुरदरी सतह पर वस्तु का सतह पर वस्तु का फिसलना, ठीक है, ये कैसा कार्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। ठीक है, क्योंकि जितना बल लग रहा होगा उसके बराबर पे विस्थापन नहीं हो रहा होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। तीसरा, आप बोलते हैं जैसे दीवार को धक्का लगाना, और दीवार अपनी जगह छोड़ेगी क्या, नहीं छोड़ेगी, को धक्का लगाना, और अगर धक्का लगाया आपने और दीवार अपनी ही जगह पर रही तो काम कैसा हो जाएगा, शून्य। चौथा देख लीजिए, कुली द्वारा कुली द्वारा सिर पर बोझा उठाकर समतल प्लेटफार्म पर चलना, समतल प्लेटफार्म पर चलना, ये कैसा कार्य हो जाएगा, ये भी कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, देखो घोड़े की बात करें तो मान लीजिए ये घोड़ा है और ये गाड़ी है, ये घोड़ा इस गाड़ी को खींच रहा है, जिस डायरेक्शन में घोड़ा गाड़ी को खींचेगा उसी डायरेक्शन में गाड़ी अगर जा रही है तो कार्य कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए एक पेन है, ये पेन है और ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ये पेन है, इस पेन को मेज से ऊपर की तरफ उठा रहा है, तो जो व्यक्ति इस पेन को ऊपर की तरफ जो उठा रहा है तो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर जब व्यक्ति जो है वो इस पेन को ऊपर की तरफ उठा रहा था तो व्यक्ति ने तो पॉजिटिव काम किया, लेकिन उस टाइम पे एक और बल लग रहा था, वो कौन सा था, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर जब ने व्यक्ति ने किसी पेन को ऊपर की तरफ उठाया तो उस टाइम पे जो गुरुत्वाकर्षण बल था उसके द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव और व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव। छोटा सा डिफरेंस है, बस वही आपको समझना है कि बल की दिशा में अगर विस्थापन होगा तो कार्य धनात्मक होगा, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, और कोई भी विस्थापन नहीं होगा तो फिर कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर।
समझ में आ गया? चलिए तो फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम। अब देखिए आगे ऊर्जा की बात कर लेते हैं। वैसे कार्य को ना कोण के आधार पर भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोण के आधार पर कि कार्य शून्य हुआ, धनात्मक हुआ, ऋणात्मक हुआ। तो फिलहाल जो है वो हम इस पॉइंट जो थीटा वाला कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थे, तो एग्जाम्पल के बेस पे आपने समझ लिया कि अगर कोई वस्तु है उसमें डिस्प्लेसमेंट बल की दिशा में हुआ तो कार्य पॉजिटिव, और अगर वस्तु की बल के विपरीत दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कार्य नेगेटिव, और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कार्य शून्य। ठीक है, ऊर्जा की बात कर लेते हैं। देखिए, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, और यह एक अदिश राशि है, और इसका जो मात्रक, इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है, जो कि कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, क्लियर है साथियों? आगे समझ में आपको? चलिए तो अब देखिए साथियों, यहाँ पर हम ऊर्जा की अगर बात कर रहे हैं तो ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा आपकी जो होती है वो कई तरीके की होती है। एक आपकी होती है यांत्रिक ऊर्जा। कैसी ऊर्जा होती है? एक यांत्रिक ऊर्जा होती है, दूसरी रासायनिक ऊर्जा होती है, तीसरी ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है, ऊष्मीय ऊर्जा। फिर आपकी ध्वनि ऊर्जा भी होती है, ध्वनि ऊर्जा। इसके अलावा आपकी प्रकाश ऊर्जा भी होती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा। ये काफ़ी सारी टाइप्स की आपकी ऊर्जाएं होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। राइट, आइए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए ऊर्जा के प्रकार: गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो इनको हम बारी बारी से समझेंगे। ये प्रकाश ऊर्जा तो आप जानते ही हैं, सूर्य से जो ऊर्जा आती है, जिस ऊर्जा से प्रकाश उत्पन्न होता है वो प्रकाश ऊर्जा। जिस ऊर्जा में रासायनिक तत्व जो होता है वो आपकी रासायनिक ऊर्जा। जिसमें ऊष्मा होती है वो आपकी ऊष्मीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा का ही पोर्शन होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा जो है वो बोलते हैं। ठीक है, स्थितिज स्थितिज ऊर्जा हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आइए अब हम यांत्रिक ऊर्जा को डिस्कस करेंगे। राइट, तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा में सबसे पहले आपको क्या बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा दो तरीके की होगी। एक होगी आपकी गतिज ऊर्जा, एक होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा की हम अगर बात करते हैं साथियों, तो देखिए जो वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा जो है बोलते हैं। ठीक है, अ, इसके अगर हम देखिए, इसका फॉर्मूला एक होता है, फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पर जो m है वो द्रव्यमान होता है, जबकि जो v है वो वेलोसिटी होती है। ठीक है, इट मीन्स ये वेग है आपका, और ये आपका क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, अब मेनली इसका एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। राइट, देखिए पहला एग्जांपल, हम पवन चक्की चलाने में गतिज ऊर्जा का यूज करते हैं, पवन चक्की में। दूसरा देखें तो जल चक्की में। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो बंदूक को चलाने में। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा के कारण ही बंदूक की गोली अपने लक्ष्य में धंस जाती है। ठीक है, ये आपका इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? तो गतिज ऊर्जा आपको समझ में आ गई। गतिज ऊर्जा क्या होगी, वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा बोलेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mv², जहाँ पर m विल बी द मास एंड v विल बी द वेलोसिटी। राइट, क्लियर है इतना आपको? ठीक है,
अब हम गतिज ऊर्जा के बाद स्थितिज ऊर्जा पे आते हैं। स्थितिज ऊर्जा देखिए, वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है आपका mgh। ठीक है, क्या होता है mgh, राइट। m होता है आपका क्या, द्रव्यमान। g होता है आपका क्या, g होता है आपका नियतांक, जैसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। और h जो है वो होती है आपकी हाइट। ठीक है, क्लियर, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, राइट। क्या देखा आपने कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mg है, जहाँ पर m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h जो है वो आपकी हाइट है। ठीक है, तो इस बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर हाइट बढ़ा दें, अगर हाइट बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हाइट बढ़ाने पर आपकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। द्रव्यमान बढ़ाएंगे तब भी आपकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी आप अपन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको और भी चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर है, तो आप फिलहाल इनको सभी चीज़ों को लिख लीजिए, नोट बनाइए अपना, बढ़िया सा बेहतरीन सा नोट बनाइए। और फिर उसके बाद जब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा गहराई से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है, फॉर्मूला आपने देख लिया, mgh होता है। अगर हम द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, हमारी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर हम हाइट को इंक्रीज करेंगे तब भी हमारी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। सेम, अगर हम मॉस को घटाएंगे, द्रव्यमान को घटाएंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगी। और अगर हाइट को डिक्रीज करेंगे तब भी हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स। इसका एक एग्जाम्पल, सॉरी एक नहीं, दो एग्जाम्पल जो है ना वो आपके एग्जाम्स के अंदर 50 बार पूछे जा चुके हैं। पहला, घड़ी की स्प्रिंग में, इसमें घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। दूसरा, बांध में, ठीक है, क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि बांध में कौन सी एनर्जी होती है, तो बांध में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा, तने हुए धनुष में कौन सी एनर्जी होती है, तने हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है, राइट। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, याद रखिएगा, एक ही वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों हो सकती है, राइट। क्या बोला हमने, बोला कि एक ही वस्तु में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों हो सकती है। अब देखिए जरा एग्जांपल को समझिए। आप, ये सतह है, ठीक है, एक सतह मान लीजिए, इस पर एक ये पिंड रखा हुआ है। जब तक ये पिंड क्या है, रखा है, तब तक इसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज। ठीक है, अब इसको सपोज हमने लुढ़काना स्टार्ट किया, ठीक है, लुढ़काना स्टार्ट कर, तो जब वो लुढ़क रहा है, ठीक है, जैसे लुढ़क रहा है, उस टाइम पे जब इसमें उस टाइम पे इसमें कौन सी एनर्जी होगी, उस टाइम पे इसमें होगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, उस टाइम पे इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा। लेकिन जब ये यहाँ आके सपोज रुक गया, फिर से यहाँ पे आके स्टेबल हो गया, तो फिर से अगेन इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, इसमें हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आया समझ में आपको क्या बोला हमने, कि गति के कारण अगर कोई ऊर्जा आती है तो वो गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ गया इतना, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। क्लियर, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आगे अब बात करते हैं हम क्या, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को लेकर। तो इतना तो आप जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, कि ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और ये भी लाइन है, ये लाइन आप नोट करेंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है वो
कांस्टेंट है, नियत है। ना तो ऊर्जा कभी कम थी, ना ऊर्जा कभी ज़्यादा थी। ठीक है, जितनी ऊर्जा पहले थी ब्रह्मांड के अंदर, वर्तमान में भी उतनी ही ऊर्जा होगी। ठीक है, बस फर्क क्या हो जाएगा कि ऊर्जा का रूपांतरण होगा। क्लियर। अब ऊर्जा का रूपांतरण होता कैसे, आइए वो देखते हैं। देखिए, कुछ डिवाइसेस हैं जो ऊर्जा का रूपांतरण करती हैं। क्लियर। क्या बोला हमने, हमने बोला कि ऊर्जा का रूपांतरण करने वाली कुछ डिवाइसेस हैं, जो कि आपको समझना है कि ये क्या किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। क्लियर है। ये चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो आपका काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। फिजिक्स के अंदर इस पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए, ज़रा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो माइक्रोफोन है, क्या है आपका, जो माइक्रोफोन है वो आपका, वो क्या चेंज करता है, वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिमिलर अगर विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत हीटर की बात करें तो ये जो है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत मोटर की बात करें तो ये जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और ये तो आप जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा 2 टाइप्स की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। सोलर सेल की बात करें तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आइए आगे देखिए। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ ऊर्जा के रूपांतरण थे और ऊर्जा का सिद्धांत था, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था, जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ के बाद अब हम आगे बात करते हैं दाब की। दाब देखिए, दाब होता क्या है। दाब होता है कि जब किसी एकांक क्षेत्रफल पर, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। ठीक है, क्या बोला हमने कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए जरा, फॉर्मूला क्या होता है, दाब इक्वल टू होता है एफ अपॉन में ए। ठीक है, क्या होता है, एफ अपॉन ए। क्लियर है। तो यहां से इसका मात्रक जरा देखिए, मात्रक क्या बन जाएगा, एफ, एफ मतलब बल, हिंदी में भी लिख देते हैं। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला नहीं, ये क्या बन गया, इसका मात्रक। ठीक है, ये मात्रक हो गया और ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, समझ में आया आपको कि ताप क्या होता है, एकांक किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए। इट मीन्स बल अपॉन क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। आप इसको 3 से 4 बार दोहराइए, आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, साइंस पढ़ने में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उन बच्चों को जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है या फिर उनका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं होता है। ठीक है, मतलब साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा अगर छोड़ दे तो सभी को साइंस पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो अच्छा यही है कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आप चीज़ों को थोड़ा सा रटने की कोशिश करिए। आप चीज़ों को अभी याद कर लेंगे लेकिन बाद में आगे चल के आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। और जब हम आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ना, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तब आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हो सकता है अभी आपको चीज़ें बोरिंग लगेंगी क्योंकि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो नो डाउट वो चीज़ बोरिंग लगती है, लेकिन आपको पेशेंस बनाना है। यकीन मानिए आपको पटवारी बनना है, अगर पटवारी बनना है तो पेशेंस रखना है। ठीक है,
अब देखिए जरा, देखिए, और आपको पता होगा कि दाब के संबंध में एक नियम दिया गया था। किसने दिया था वो नियम? पास्कल ने। ठीक है, तो जिस कारण इसका एक जो मात्रक है, एक मात्रक तो ये हो गया, तो ये मात्रक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका 1 पास्कल। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 पास्कल। ठीक है, तो दाब का मात्रक क्या होगा? दाब के दो मात्रक होंगे, राइट। क्या बोला हमने? दाब के दो मात्रक होंगे। एक मात्रक न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, और एक मात्रक क्या होगा? पास्कल। ठीक है, और 1 पास्कल बराबर क्या होगा? न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर है? आइए आगे, कुछ की पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। क्या है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दाब बढ़ाने पर सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक प्रेस हो गई, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गई, ये सभी के सभी जो है वो पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। पास्कल ने दाब का नियम दिया था। पास्कल क्या कहते हैं कि मान लीजिए ये एक टैंक है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, और ऊपर से अगर किसी पिस्टन से इसको क्या किया जाए? दबाया जाए, तो जब दबाया जाएगा तो हर एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर बराबर बल लगेगा। ठीक है, अगर सपोज सोचिए कि इसके अंदर 100 पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं? 100 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश हो सकता है गलत हो सकती है। मान लीजिए 100 कण है। ठीक है, और इस पर एक कण के ऊपर, किसके ऊपर? एक कण के ऊपर 1 न्यूटन बल लगाया गया। ठीक है, तो एक कण के ऊपर एक एक न्यूटन बल लगाया गया, लेकिन जब इसका पूरा कंप्लीट इसका जो फोर्स, इसका जो प्रेशर है वो क्रिएट काउंट किया जाएगा ना, तो इसके अंदर टोटल 100 न्यूटन का क्या हो जाएगा? प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको? 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर का जो आपका प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको? बल आपने आपने बल लगाया था 1 न्यूटन का। ठीक है, एक पार्टिकल के ऊपर, इट मीन्स टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन एक उस पर पार्टिकल पे बल लगाए, लेकिन जैसे ही एक पार्टिकल पे बल लगाएंगे, इसके अंदर टोटल 100 पार्टिकल अगर होंगे, तो सभी पर एक एक न्यूटन मीटर स्क्वायर का क्या लग जाएगा? प्रेशर क्रिएट होगा। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही जो है वो पास्कल के नियम का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखी होगी, हाइड्रोलिक प्रेस देखी होगी, हाइड्रोलिक ब्रेक देखी होगी। ये सभी जो है वो क्या करते हैं? किसके नियम पे काम करते हैं? ये पास्कल के नियम पर काम करते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट है कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, राइट। वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे जो की पॉइंट्स है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको दोबारा से आप दोहराएंगे। क्या? कि अगर किसी पदार्थ को गर्म करते हैं और गर्म करने पर आयतन घट जाएगा, तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी घट जाएगा। ठीक है, दाब बढ़ाने पर सभी द्रवों का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक सभी पास्कल के नियम पर आधारित होती हैं। ठीक है, पास्कल का नियम क्या कहता है कि अगर किसी अ, पात्र के अंदर ऑयल भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, अगर लिक्विड के अंदर द्रव के ऊपर, द्रव के एक पार्टिकल पर अगर आप क्या लगाते हैं? दाब क्रिएट करते हैं, तो उस द्रव के अंदर उपस्थित सभी पार्टिकल्स पर बराबर का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? ये क्या कहता है? पास्कल के नियम कहता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? इसको मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए, राइट। पॉइंट्स क्या हैं कि देखिए, अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं आप, तो वायुमंडलीय दाब का क्या क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो देख लीजिए। कि वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाएगी अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, राइट। जैसे ही वायुमंडलीय दाब कम होगा, तो प्रत्येक चीज ऊपर की ओर निकलने का प्रयास करेगी। ठीक है, इसी कारण व्यक्ति की नाक से खून भी निकलता है। अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे या आप अधिक ऊंचाई पे जाएंगे, अधिक ऊंचाई पे जाएंगे,
तो आपकी नाक से खून भी निकल सकता है। ठीक है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जल 100 डिग्री से कम तापमान पर उबलने लग जाता है। अधिक ऊंचाई पर दाब की कमी के कारण वायु की मात्रा में भी कमी होने लगती है, जिस कारण सांस लेने में भी कठिनाई होती है। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है। क्लियर साथियों? डन। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? तो ये चीजें आप नोट करिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। तो आइए अब हम आर्किमिडीज के सिद्धांत को डिस्कस कर लेते हैं। राइट। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। ठीक है। और इस आर्किमिडीज के सिद्धांत को जो है वो उत्प्लावकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। किसका सिद्धांत कहा जाता है? उत्प्लावकता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। क्लियर है? देखिए, अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो सीधा सा समझिए कि अगर किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वह अपने भार के बराबर द्रव को क्या करती है? डिस्प्लेस करती है या विस्थापित करती है। ठीक है। क्या, दोबारा से सुनिए, क्या बोला हमने? हमने बोला कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वह वस्तु अपने भार के बराबर क्या करती है? द्रव को विस्थापित करती है। ठीक है। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आपको चॉइस है कि आपको कौन सी डेफिनेशन अच्छी लगी। ये डेफिनेशन अच्छी लगी या अभी हमने जो आपको बोली है वो अच्छी लगी? ये डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन थोड़ी सी साइंटिफिक है। इसमें क्या बोला गया है कि किसी वस्तु को अगर द्रव में डुबोते हैं तो जब वस्तु द्रव में डूबेगी तो उसके भार में कमी आएगी, और उसके भार में जितनी कमी आएगी, भार में जितनी कमी आएगी वो कमी जो है वो द्रव के भार के बराबर होगी। ठीक है। वो कमी क्या होगी? द्रव के भार के बराबर होगी। ठीक है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम। ये इसको इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उदाहरण है इसके। उदाहरण क्या है कि लोहे की बनी छोटी सी गेंद पानी में डूब जाती है जबकि बड़ा जहाज पानी में तैरता है। ठीक है। ये किस वजह से? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत की वजह से। क्योंकि छोटी जो गेंद होती है, वो छोटी जो गेंद होती है वो गोल होगी। गोल गेंद का जो मेटा सेंटर होगा वो कम होगा। ठीक है। अगर मेटा सेंटर कम होगा तो जाहिर सी बात है वो चीज़ डूब जाएगी। ठीक है। इसके अलावा वस्तु को हवा की अपेक्षा पानी में उठाना आसान होता है। किस वजह से? उत्प्लावकता के नियम की वजह से। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र में क्या होता है कि पानी की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। पानी की डेंसिटी जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी जो सतह है, पानी है, जो पानी आपका है, पानी की जो सतह है उसमें क्या वजन आ जाएगा। ठीक है। मतलब पानी ही क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। ठीक है। तो पानी जो है वो ज़्यादा ताकत से नीचे से फोर्स लगाएगा और आप ऊपर से फोर्स कम लगाएंगे। ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ कब तैर सकती है? जब, देखिए, पानी एक, जैसे ये सतह, मान लीजिए ये सतह है, ये लिक्विड है, और लिक्विड हमेशा नीचे से एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को आप बोलेंगे उत्प्लावक बल। क्या बोलेंगे? उत्प्लावक बल। ठीक है। अब इस पे आप कब तैर सकते हैं? देखिए, जब नीचे से बल लगाया जाए, सपोज मान लीजिए बल लगाया गया 10 न्यूटन का, और ऊपर से आपने से बल लगाया 8 न्यूटन का, मतलब पानी आपको ऊपर ही रखेगा तो आप क्या कर सकते हैं? पानी के ऊपर तैर पाएंगे। ठीक है। अगर आपने ऊपर से बल लगा दिया, कितना? 12 यूनिट का लगा दिया, 15 का, मतलब इससे उत्प्लावक बल से ज़्यादा अगर आपने बल लगा दिया तो आपका क्या होगा? आप डूब जाएंगे। ठीक है। मतलब यहाँ से ध्यान से देखिए, जब आपका भार ग्रेटर हो किससे? उत्प्लावक बल से। किससे? उत्प्लावक
बक बल से, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, तब आप वस्तु जो है वो डूब जाएगी, और जब भार जो है वो लेस हो किससे, उत्प्लावक बल से, तो फिर वस्तु जो है वो तैरेगी, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, क्लियर है। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर ऊपर रहता है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखेंगे, वो पॉइंट आपसे कई बार पूछा जाता है। यदि कोई बर्फ, ध्यान से देखिएगा, ये है, ये कोई पात्र है, ये पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा मान लीजिए, लिक्विड से, किसी भी चीज़ से भरा मान लीजिए, ठीक है। इसमें बर्फ का एक टुकड़ा डला हुआ है, क्लियर। ये बर्फ का टुकड़ा आपको पता है पानी के ऊपर 1/10 ही तैरता है, बाकी नीचे चला जाता है। पूछा जाता है कि ये पानी का टुकड़ा, जब ये बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाएगा, जब ये बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो क्या पानी के लेवल में कोई परिवर्तन आएगा, तो आपका आंसर होगा पानी के लेवल में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब बर्फ को इसमें डुबाया गया था तो बर्फ ने अपने वजन के बराबर पानी को ऑलरेडी ऊपर उठा दिया था, ठीक है। इस वजह से जब बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो पानी के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो इसको आप नोट बनाकर अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। सेकंड क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी थर्ड क्लास थी। अभी हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, तो नो डाउट आपको थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है, क्योंकि साइंस है आपका। अगर बैकग्राउंड साइंस नहीं है तो आपको बिल्कुल थोड़ी सी बोरिंग लगेगी आपको साइंस, लेकिन आप पेशेंस बना के रखिए। आपको जैसा वादा किया है कि आपको पटवारी के लिए सफिशिएंट और एक बेस्ट डेटा प्रोवाइड करवाया जाएगा, वैसा ही आपके साथ किया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।